नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा विचलन। यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे विचलन, जिसे क्लीवेज कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, विचलन जो होता है वह भ्रूण अवस्था के दौरान होता है। भ्रूण अवस्था के दौरान मादा के गर्भाशय में होने वाला समसूत्री विभाजन को विचलन कहते हैं अपन। विचलन की जो प्रोसेस होगी, ये विचलन जैसा कि नर द्वारा शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरण किया जाता है और ये शुक्राणु फैलोपियन नलिका में चले जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित अंडाणु से संयोजित होते हैं और संयोजित होकर 2n यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। अब इस युग्मनज जो होगा ये एक कोशिकीय होता है, आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है और इस युग्मनज में जो विभाजन होगा वह विभाजन विचलन कहलाता है। क्योंकि भ्रूण अवस्था में जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, उस विभाजन को विचलन कहते हैं। यानी कोशिकाओं की संख्या जो ग्रोथ होगी, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ेगी, वह विचलन की क्रिया द्वारा बढ़ती है। विचलन जो होगा क्लीवेज, तो इसमें युग्मनज में विभाजन होगा और उस विभाजन के फलस्वरूप छोटे छोटे कोरक खंड बनेंगे और इन कोरक खंड को ही ब्लास्टोमियर कहते हैं। यानी कि विचलन के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं छोटे छोटे खंडों के रूप में, उनको कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो देखेंगे अपन विचलन और समसूत्री विभाजन में अंतर, कि किस प्रकार समसूत्री विभाजन विचलन में अंतर देखा गया है। विचलन समसूत्री विभाजन, विचलन जो होगा इसमें अंतरावस्था, विचलन में अंतरावस्था छोटी होती हैं, समसूत्री विभाजन होगा उसमें अंतरावस्था बड़ी होती है। विचलन के दौरान अनेक कोरक खंड बनते हैं, अनेक कोरक खंड बनते हैं। समसूत्री विभाजन में अनेक पुत्री सेल्स बनती हैं, पुत्री सेल्स बनती हैं। विचलन में कोरक खंड छोटे होते जाते हैं, लगातार जो साइज होगी कोरक खंड की वो साइज छोटी होती जाती है। कोरक खंड छोटे होते जाते हैं। विभाजन के दौरान समसूत्री विभाजन में पुत्री सेल्स मातृ सेल के समान होती हैं, यानी कि जैसी जनक सेम पुत्री सेल्स होगी, जनक के सेम ही पुत्री सेल्स पाई जाती है, दोनों में समानता देखने को मिलेगी। जबकि विचलन में जो जनक सेल होगी उससे बनने वाली जो अगली सेल होगी, यानी अगले कोरक खंड होंगे, वो छोटे होंगे, इनमें समानता देखने को नहीं मिलती। जबकि समसूत्री विभाजन में समानता देखने को मिलती है।
तो देखते हैं अपन विदलन में विदलन की विशेषता, विदलन की विशेषताएं। विदलन की विशेषताएं, तो विदलन से छोटे छोटे कोराखंड बनते हैं जिससे एक गेंद के समान संरचना बन जाती है, इसे मोरुला कहते हैं। विदलन में क्या होगा, छोटे छोटे कोरखंड बनेंगे। अब इन छोटे छोटे कोरखंडों से जो संरचना बनती है उस संरचना को मोरुला कहते हैं, जो बाद में आगे चलकर ब्लास्टुला, गेस्टुला और फिर भ्रूण का निर्माण होता है। तो युग्मनज में विभाजन होगा, विदलन होगा तो मोरुलावस्था बनेगी, मोरुलावस्था से ब्लास्टुलावस्था बनेगी और ब्लास्टुला से गेस्टुला, और गेस्टुला में 3 जनन स्तर बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इन तीनों परतों से जननांगों का निर्माण होता है, यानी कि अलग अलग संरचनाएं बनेगी, अलग अलग पार्ट बनेंगे और यह पार्ट एक पूर्ण कंप्लीट भ्रूण का निर्माण कर लेंगे, सभी संरचनाएं मिलकर। अगली जो विशेषता होगी इसकी, विदलन के दौरान युग्मनज के आकार में वृद्धि नहीं होती, विदलन में कोरखंडों का आकार छोटा होता जाता है। युग्मनज का आकार वही रहेगा, बताया जैसा कि इसमें कोरखंड छोटे होते जाते हैं, विदलन में कोरखंड की जो साइज होगी वो छोटी होती जाएगी। विदलन जो विभाजन होगा वो लगभग समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, क्योंकि इसमें एक जनक से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन में भी एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। विदलन की दर, विदलन की दर अलग अलग जंतुओं में विदलन की दर अलग अलग होती है। प्रारंभ में तो विदलन तेजी से होता है, लेकिन बाद में विदलन की दर धीमी और असमान हो जाती है। यानी कि युग्मनज जब बनेगा तो युग्मनज के दौरान जो स्टार्टिंग से जो अवस्थाएं होगी, यानी कि 1 कोश के, 2 कोश के, 4 कोश के, 8 कोश के, 16 कोश के, तो यहाँ तक जो विदलन की दर होगी, मोरुला तक जो विदलन होगा वो तेज होगा, मोरुला के बाद विदलन धीरे धीरे होगा, यानी कि विदलन की दर धीमी हो जाती है। यानी कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में विदलन तेजी से होता है। इसके बाद देखेंगे अपन विदलन के प्रकार। विदलन 2 प्रकार का होता है, कोरक खंडों के आधार पर, योग की मात्रा व वितरण के आधार पर, योग की मात्रा व वितरण के आधार पर। कोरक खंडों के आधार पर विदलन 2 प्रकार से बटे होंगे, निर्धारी अनिर्धारी। योग की मात्रा के आधार पर वितरण, योग की मात्रा व वितरण के आधार पर भी 2 प्रकार से होगा विदलन, पूर्णभंजी, हंसभंजी। पूर्णभंजी
दो प्रकार से होता है, समान, असमान। अंशभंजी भी दो प्रकार से होगा, सतही, दूसरा बिंबाब। इस प्रकार दो प्रकार से बटा होता है। तो देखेंगे अपन स्टार्टिंग में कोरक खंड के आधार पर विदलन। तो देखते अपन फर्स्ट कोरक खंडों के आधार पर। तो इसमें देखेंगे अपन फर्स्ट निर्धारी। कोरक खंड के आधार पर विदलन दो प्रकार से होगा, निर्धारी व अनिर्धारी। तो फर्स्ट देखेंगे अपन निर्धारी। निर्धारी जो विदलन होगा, इस विदलन के दौरान जब निषेचित अंडे से बनने वाले कोरक खंडों से भविष्य में बनने वाले अंगों का निर्धारण हो जाता है तो इसे निर्धारी विदलन कहते हैं। यानी इसमें जो कोरक खंड बनेंगे वो उस कोरक खंडों से भविष्य में बनने वाले अंगों का निर्धारण हो जाता है तो इसे निर्धारी विदलन कहते हैं। उदाहरण होगा इसका, जैसे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इन सभी में निर्धारी विदलन देखा जाता है। सेकंड देखते अपन अनिर्धारी विदलन। जब निषेचित अंडों से भविष्य में बनने वाले अंगों का निर्धारण नहीं होता तो इसमें अंगों का निर्धारण नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे अपन, अनिर्धारी विदलन। ये कशेरुकी जंतुओं में देखने को मिलता है। कशेरुकी में यानी कोर्डेटा संघ के अंदर 5 वर्गों को रखा गया है, पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविच, मेमेलिया। तो इन सभी के अंदर अनिर्धारी विदलन देखने को मिलता है। दूसरा जो टाइप देखेंगे अपन, योग की मात्रा व वितरण के आधार पर विदलन के प्रकार। योग की मात्रा व वितरण के आधार पर विदलन के प्रकार फर्स्ट देखेंगे अपन, पूर्णभंजी, ओब्लिक, होलो, ब्लास्टिक। जब विदलन खांच अंडे को पूरी तरह 2 भागों में विभाजित कर देती हैं तो इसे पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इसमें समान पूर्णभंजी विदलन। वे अंडे जो सूक्ष्म पीत के होते हैं उनमें विदलन का समान आकार के कोरखंड बनाती हैं। यानी कि जो समान पूर्णभंजी विदलन होगा वह सूक्ष्म पीत की अंडे में देखा जाता है। इसमें जो विदलन खांच होगी, अंडा होगा, इस अंडे में जो विदलन खांच होगी वो उस अंडे को 2 समान भागों में
बाहर देगी, यानी समान आकार के कोरखंड बनेंगे, इसलिए इसको समान पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा एम्पी ऑक्सस। दूसरा जो देखेंगे अपन असमान पूर्णभंजी विदलन। असमान पूर्णभंजी विदलन समपीत की अंडों में देखा जाता है। इसमें जो विदलन खांच होगी वह अंडे को दो समान भागों में तो बांट देगी, लेकिन जो कोरखंड बनेंगे वह असमान रहेंगे, यानी उनकी जो साइज होगी वो असमान रहेगी, क्योंकि समान साइज के नहीं बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा बनता है, जैसे कि ऐसे। तो एक कोरखंड छोटा तो दूसरा बड़ा होगा। ये विदलन खांच इनको दो भागों में बांटेगी, लेकिन दोनों जो भाग होंगे वो असमान होंगे। जो कोरखंड बनेंगे एक छोटा एक बड़ा बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण देखते हैं अपन, मेंढक, मछलियाँ, इन सभी के अंदर देखा जाता है। इसके बाद देखेंगे अपन सेकंड हंसभंजी विदलन। हंसभंजी विदलन, इसमें देखेंगे अपन अति पीत के अंडों में, अति पीत की अंडों में विदलन कांच अंडे को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करती है, इसे अंशभंजी विदलन कहते हैं। यह भी दो प्रकार से होता है, सतही अंशभंजी विदलन। सतही अंशभंजी तो विदलन होगा वो केंद्र पीत की अंडों में देखा जाएगा। केंद्र पीत के अंडों में योग केंद्रीय भाग में पाया जाएगा और कोशिका द्रव्य परिधीय भाग में मिलता है। इन अंडों में विदलन कांच केवल परिधीय भागों में ही होती है, यानी कहने का मतलब इसमें जो होगा सतही हंसभंजी विदलन में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी, इस प्रकार की। इसमें जो परिधीय भाग होगा उस परिधीय भाग में तो कोशिका द्रव्य, सेंटर के अंदर पित्तक और विदलन खांच जो होगी वो भी परिधि होगी, परिधि पर ही पाई जाती है, परिधि पर ही प्रेजेंट होगी विदलन खांच, ये परिधि पर प्रेजेंट है। कोशिका द्रव्य परिधि पर होगा, पित्तक केंद्र में पाया जाएगा। ये व्यवस्था देखने को मिलती है केंद्र पीत की। जो इनमें विभाजन होगा वह सतही अंशभंजी विदलन होगा। इसका एग्जाम्पल देख के अपन कीट के अंडे। दूसरा बिंबाब हंसभंजी विदलन। जिन अंडों में कोशिका द्रव्य केवल एक डिस्क के रूप में होता है तो उनमें विदलन खांच केवल डिस्क तक ही सीमित रहती हैं, उदाहरण पक्षी, सरीसृप आदि। तो इस प्रकार के विदलन में जो व्यवस्था मिलेगी अपन को, जो कोशिका द्रव्य होगा वो एक डिस्क के रूप में पाया जाएगा। और बाकी भाग में पित्तक उपस्थित होगा और इस कोशिका द्रव्य में ही प्रेजेंट होगी विदलन खांच। एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें, पक्षी, सरीसृप के अंदर
बिंबाब अंश बंजी विदलन देखने को मिलता है। इसमें जो विदलन कांच होगी वह कोशिका द्रव्य तक ही सीमित रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।